देखो यहाँ आज हिस्ट्री का, ठीक है, 12th का हिस्ट्री का 10 VBI क्वेश्चन बतला दे जो परीक्षा में आए, सब 10, मात्र 10 बतलाएंगे। जो परीक्षा में तुमको 30 में 15 बनाना है ना लघु, उसमें से 10 बतला दे, इसमें तुमको 7-8 क्वेश्चन आ सकता है एकदम चांस। देखो पहला क्वेश्चन इसका, बौद्ध संघ पर टिप्पणी लिखी, यही ना है, बौद्ध संघ पर एक टिप्पणी लिखे, ठीक है। तो बौद्ध संघ क्या था, तो जब गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का स्थापना किए, ठीक है, तो बौद्ध संघ भी बनाए। तो बौद्ध संघ ना बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इस संघ के माध्यम से क्या होता था कि जो उसके अनुयायी थे, जो गौतम बुद्ध के जो मानने वाला था, वो क्या करता था बौद्ध संघ के माध्यम से कि उसमें रहकर, वर्षा ऋतु में रहता था, उसमें रहकर और बौद्ध धर्म का क्या करता था, प्रचार प्रसार। यानी संघ का क्या काम था, संघ का काम था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। उसका जो भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु, जो वर्षा ऋतु में रहता था, मतलब धूप है तो उसमें रहता था, मतलब घर टाइप की रहता था, संघ रहता, ठीक है। तो उसमें क्या होता, उसमें रहकर बौद्ध धर्म का क्या करता था, प्रचार प्रसार, ठीक है। उसमें कुछ नियम था, नियम क्या था, उसमें 18 वर्ष से अधिक, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक लोगों को उसमें आने की अनुमति थी। जिसका उम्र 18 वर्ष का वही इसका सदस्य बन सकता था, ठीक है। और नियम था कि उसमें ना छूत रोग, कुछ जैसे छूत रोग, तपेदिक रोग, इस रोग जो इसको रहेगा वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता था, अगर एक व्यक्ति जिसको छूत रोग मतलब होता कि फैलने वाला बीमारी, तो होगा और साथ में रहेगा तो सबको ना हो जाएगा। जैसे कि छूत रोग नहीं होता, टीबी हुआ, ये सब तपेदिक हुआ, ये सब फैलने वाला बीमारी, तो फैलने वाला बीमारी रहेगा उसमें नहीं आ सकता था। और नारियों को भी आने का उसमें अधिकार नहीं था, तुम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो बौद्ध संघ में क्या होता था, ठीक है, बौद्ध संघ में होता था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, इसके माध्यम से, ठीक है, उसके अनुयायी लोग करता था बौद्ध संघ के माध्यम से, ठीक है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर VBI है, ठीक है। कर महायान संप्रदाय के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो महायान संप्रदाय, जब गौतम बुद्ध जब बौद्ध धर्म की स्थापना किए, तो ठीक है, तो उसके बाद ना जो बौद्ध धर्म में 2 भाग में बटा, एगो महायान एगो वर्जयान, ठीक है। तब महायान संप्रदाय के विषय में बोलना है, लिखना है, ठीक। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तब महायान संप्रदाय के जो अनुयायी था, जो मानने वाला था, ठीक है, उन बौद्ध धर्म को एकदम सरल बनाना चाहते थे। सरल मीन्स सिंपल, इसमें कोई भी ज्यादा ताम झाम नहीं हो। ये लोग क्या किए कि भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजने लगे, ठीक है, भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजने लगे। हालांकि गौतम बुद्ध जीवन भर मूर्ति पूजा का क्या किए थे, विरोध किए थे, है ना, भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजने लगे। और इन संप्रदाय के लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, ऐसा तो गौतम जानवे करता कि बौद्ध धर्म में ना क्या नियम था कि अहिंसा का पर बल दिया, जिसमें चोरी ना हो, मार काट ना हो, सब शांति से रहे। तो इस संप्रदाय के लोगों ना ज्यादातर अहिंसा के सिद्धांतों पर बल दिया, ठीक है। जो वर्जयान था वो भी तो अहिंसा पर बल दिया, लेकिन ये भी दिया अहिंसा पर बल, ठीक है। करा फिर यह जो धर्म था, यह जो मतलब पंथ था महायान संप्रदाय, ये चीन और मध्य एशिया में अधिक प्रचलित हुआ, चीन उनमें अधिक प्रचलित हुआ, ठीक है। और वर्जयान तुम लोग को पता है कि वर्जयान बिहार से शुरू हुआ था, बिहार से, ठीक है, बिहार बंगाली सबसे शुरू हुआ था भारत में। लेकिन महायान संप्रदाय कहाँ है, चीन में और मध्य एशिया बहुत सारा देश आता है, जापान आता है, वियतनाम आता है, ठीक है, उस समय ज्यादा इसका फैला हुआ था, ठीक है, समझ गया ना। महायान संप्रदाय के लोग बौद्ध धर्म को सरल बनाना चाहते थे, यह संप्रदाय के लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने लगे। ये कहां प्रचलित हुआ, तो चीन और मध्य एशिया में, ठीक है। देखो इसको अगला क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन VBI है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट, कभी नहीं पूछा है। व्हाइट और ब्लैक टाउन में क्या अंतर है, समझ लो। तो व्हाइट और ब्लैक टाउन समझो कि व्हाइट मीन्स क्या कहता है, सफेद होता है, ब्लैक मीन्स काला होता है। तो अंग्रेज ना एक अधिनियम बनाया, ठीक है, कि व्हाइट और ब्लैक टाउन कॉलोनी बनाया, कि व्हाइट टाउन किसके लिए था, तो अंग्रेजों के लिए था। यानी व्हाइट टाउन पर ना भारतीयों पर श्रेष्ठता का प्रतीक था, मतलब व्हाइट टाउन में खुद रहा। अब ब्लैक टाउन किसको कहा गया, जहां भारतीय लोग रहता था उसको क्या कहा गया, ब्लैक टाउन, ठीक है। तो व्हाइट टाउन ऐसे लिखना कि ब्लैक टाउन भारतीय लोगों के लिए कहा गया जो गंदी बस्ती थी, या रहने की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं थी, यहाँ बुनियादी सुविधा का अभाव था। कहाँ, ब्लैक टाउन में। व्हाइट टाउन में क्या था, जहां अंग्रेज रहता था, तो शहरों से थोड़ा दूर बनाया ये सब रहने के लिए, ठीक है। वहां हालांकि शहर से जुड़ा हुआ था, उसका जो सड़क मार्ग जुड़ा हुआ था, लेकिन व्हाइट टाउन में सब सुविधा उपलब्ध था। वहां परेड के मैदान था, ठीक है, चारों से बाउंड्री था, वहां अच्छी सुविधा था, ठीक है, और हर चीज वहां उपलब्ध था जो एक व्यक्ति को, एक इंसान को जीने के लिए रहना चाहिए, ठीक है। तो व्हाइट टाउन में सब कुछ था, परेड का मैदान था, खेल का मैदान था, ठीक है, और हर एक चीज वहां मिलता था। लेकिन ब्लैक टाउन में क्या था, ये सब सुविधा नहीं था, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, सर एडमंड लुटियंस कौन थे, ठीक है।
तो पहले जानो सर एडमंड लुटियंस कौन थे। तो सर एडमंड है ना, सर एडमंड लुटियंस कौन था। तब ब्रिटिश का यानी ब्रिटिश जो अंग्रेज ब्रिटिश अंग्रेज मतलब इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध ना वास्तुकार था। वास्तुकार में क्या होता है कि डिजाइन बनाता है, ठीक है, मतलब किसी कोई भवन का डिजाइन, घर का डिजाइन, उसको क्या बोलता है वास्तुकार। जैसे इंजीनियर कैसे होता है, इंजीनियर आता है कैसे घर का डिजाइन बनाता है, उसी प्रकार सर एडमंड लुटियंस कौन था, एक वास्तुकार था, ठीक है। तो उसका कब आया था भारत में, 29 मार्च 1869 को, ठीक है। वो क्या किया था दिल्ली में, दिल्ली में ना अनेक भवनों का निर्माण कर, जैसे कि राष्ट्रपति भवन हुआ, इंडिया गेट हुआ, ये सब क्या किया, तो वही उसका नक्शा उक्सा बनाया था। बनाया था यहाँ के मजदूर है, लेकिन नक्शा बनाने कौन काम किया था, सर एडमंड लुटियंस। तो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, इस सब के पास में जो रहता है उसको क्या आता है, लुटियंस जोन, ठीक है। लुटियंस दिल्ली उसी को कहा जाता है, इन्हीं के नाम से जाना जाता है, समझ गया ना। तो सर एडमंड लुटियंस कौन था, प्रसिद्ध वास्तुकार था, कहां के था, ब्रिटेन के था, ब्रिटिश था, ठीक है। और उन्होंने दिल्ली में आकर अनेक वो अपने समय के हिसाब से ना अनेक प्रकार के भवन का निर्माण कराया, ठीक है। इंडिया ये राष्ट्रपति और भी भवन है बनाया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है तुमको बाल लाल पाल के बारे में लिखे, क्वेश्चन भी है, ठीक है, एकदम पूछ ही सकता है। इसमें क्या था कि जैसी 20वीं शताब्दी का जब प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी में दो दल हो चुका था, एक था गरम दल, एक था नरम दल। तब नरम दल में तो कौन था, बुजुर्ग सब था, ठीक है, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले था, मतलब बुजुर्ग था। तो उसका क्या कहता था कि हम पुराने ढंग से शांति से आजादी लेंगे, शांति से कि कहीं आजादी मिलता, लेकिन उनका मानना था कि हमको शांति से ही चाहिए, कोई भी होता है ना झगड़ा लड़ाई, हम अंग्रेज से नहीं करेंगे, ठीक है, रगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें कौन कौन था, देखो उसमें कौन कौन था, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बालकृष्ण गोखले, ये सब कौन का, नरम दल के था, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ था गरम दल। गरम दल मतलब उस गरम दल क्या चाहता था कि हम जैसे अंग्रेज हम पर कार्रवाई करे, अंग्रेज हमको मारे तो हम उसको मारे, उसको वह भाषा में जवाब दे। अब बुजुर्ग सब तो शांत न रहेगा, नौजवान सब युवा खून था उस समय, जैसे युवा कौन खून था, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, पूरा नाम लाल मतलब लाला लाजपत राय, देखो बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये सब जो युवा आया, ये सब पता नहीं, हम अंग्रेज को उसी के भाषा में जवाब देंगे और लड़के आजादी लेंगे, झुक के आजादी नहीं लेंगे, ठीक है। तो यही जो ये सब था ना, कौन दल के था, गरम दल के था, ठीक है। तो ये सब क्या चाहता था कि हम लड़के ले, इसमें यही नारा दिया था, ठीक है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, कौन कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन में कह रहा है बंगाल विभाजन के बारे में टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के बारे में लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो। तो ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज का शासन था भारत में, तो ब्रिटिश जो बंगाल था ना, बंगाल बहुत विशाल प्रांत था, उस समय उसकी जनसंख्या 8 करोड़ था उस समय। बंगाल जिसमें बिहार आता था, बंगाल उड़ीसा सब बंगाले के, बिहार भी ना बंगाले के हिस्सा था, ठीक है, और उड़ीसा भी बंगाले के हिस्सा था। तो उस समय इतना विशाल था, इतना ब्रिटिश का इतना बड़ा था बंगाल कि एक जो गवर्नर था उसको देखभाल नहीं कर सकता था, ठीक है। हालांकि इसका मकसद अलग था, इसका मकसद क्या था कि यहाँ जो हिंदू मुसलमान रहता था उसमें ना विभेद पैदा करना था अंग्रेज का मकसद। उसका मकसद नहीं, अंग्रेज का नियम क्या रहा, फूट डालो और शासन करो, आपस में लड़ा के ना शासन किया, यहाँ लड़ा देता राजा से राजा, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक धर्म से हिंदू मुसलमान में लड़ा देता था, ठीक है। तो अंग्रेज का नीति रहा, तो उसका एक और नीति, एक और उसका उद्देश्य था कि हिंदू मुस्लिम का आपस में लड़ाए, और दूसरा कारण था कि बंगाल बहुत बड़ा था ना, तो नहीं चला सकता, तो वहां का जो गवर्नर था लॉर्ड कर्जन, ठीक है, इसलिए क्या किया, बंगाल को ना 2 हिस्सों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। 1905 में बांटा था बंगाल, कब बंटवारा हुआ, 1905 में, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता 1905 में, ठीक है। करा फिर कि जब इसको बांटा गया था, इसमें कुछ नहीं दिले, तो जब बांटा गया था तो इसका कड़ा विरोध किया गया था, ठीक है। यानी पूर्वी बंगाल में ना मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा था, इसमें दिले भी नहीं, पश्चिम बंगाल में हिंदू की जनसंख्या ज्यादा था। जब बंटवारा हुआ तो विवाद हो ना करेगा, लड़ाई झगड़ा दंगा भी खूब सारा हुआ उस समय। तो अंग्रेज का नीति था कि बांटो और शासन करो, और उसका उद्देश्य था कि ज्यादा बड़ा था बांट देते फिर शासन करते, ठीक है, ये आसानी रहेगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें द्वि राष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है, द्वि राष्ट्र माने क्या होता है, 2 राष्ट्र मतलब द्वि राष्ट्र। जब भारत नहीं बटा था, भारत एक था, भारत में ही पाकिस्तान था, अब ना बटा, 1947 के बाद, आजादी के बाद बटा है। लेकिन उससे पहले से ना, उससे पहले मुस्लिम लीग और अन्य जो मुस्लिम लीग जब बना 1906 में, ठीक है, तो मुस्लिम लीग सबसे पहले
मांग किया, हमको अलग देश चाहिए क्योंकि मुसलमान हिंदू के साथ में सुरक्षित नहीं है, और मांग रख दिया कि नहीं हमको अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक है, तो मुसलमान उस समय वोटिंग भी हुआ था कि मुसलमान सबके हम कितना परसेंट मुसलमान चाहता है कि से हमको अलग राष्ट्र चाहिए, तो ज्यादातर मुसलमान से बोला कि हमको अलगे देश चाहिए, हमको अलग देश चाहिए, हमको अलग जमीन दे दे भारत सरकार, हम अलगे रह लेंगे। ठीक है, नहीं होता जैसे अभी बंटवारा था, जमीन के बंटवारा करने के लिए कह रहा था, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब ये कि मुसलमान से अलग राष्ट्र की मांग किया, तो यहाँ की सरकार जब बंटवारा हुआ तो कैसे राष्ट्र का, जो माउंट बेटन था, गांधी जी था, सब मिलजुल के ठीक है उसको ठीक है अलग देश दे दिया, तो वही हुआ द्विराष्ट्र सिद्धांत। बहुत सारा सांप्रदायिक दंगा भी हुआ, मारकाट भी हुआ बंटवारा के बाद। ठीक है, तो अलग राष्ट्र की मांग हुआ, दो राष्ट्र बना, दो राष्ट्र की अवधारणा जब शुरू हुई, ठीक है, तब क्या कहलाया, द्विराष्ट्र सिद्धांत। ठीक है, देखो कल जो तुम लोग का हिस्ट्री पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें 6 क्वेश्चन बतलाए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसका पूरा कराएंगे, और ऐसा बतलाएंगे तुम लोगों को तुम आराम से लिख भी सकता है। ठीक है, बहुत बच्चा लोग कहता है कि सर धीरे धीरे लिखाइए, तुम लिख सकते हैं आप भाषा में, तो अपना भाषा में तोड़ देते, इसको तुम लिख सकता है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, समझाने के साथ ऐसा बतलाएंगे, लिख उतार भी सकता है तुम बाद में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है करो या मोरो का नारा किसने दिया, उसको समझ लो। करो या मोरो का नारा कौन दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, कब दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, अर्थात 1942 में 1942 में दिए थे, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जब कदम अपनी उफान पर था 1942 में, तो उस समय क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो 1939 में शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। तो उस समय क्या था कि अंग्रेज ना अप्रत्यक्ष रूप से हार गया विश्व युद्ध, मतलब डायरेक्ट नहीं आ रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से जब अंग्रेज का हालत खराब हो गया द्वितीय विश्व युद्ध में, तो गांधी जी ने क्या सोचा कि यही समय है जब हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं। इसलिए क्या हुआ, वे भारत के लोगों को करो या मरो का नारा दिया कि करो या मरो, मतलब कि देश को आजादी करने का यह सही समय है। ये अंग्रेज का हालत खराब हो गया, वो कमजोर पड़ गया, अंग्रेज का ना शासन था भारत में, अंग्रेज का शासन था, तो आराम से उस समय भारत आंदोलन किया कि आराम से अब भगा सकते हैं। अब ऐसा समय आ गया कि अंग्रेज अब छोड़ सकता है, क्योंकि बहुत उसका हालत खराब हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, मतलब अंग्रेज हार गया था प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसका लिखना इसे लिखो, लिख लेना कि करो या मोरो का नारा गांधी जी ने, करो या मोरो का नारा गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय दिया था। उस समय अंग्रेजों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी, तो गांधी जी ने सोचा कि यही समय है जब हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं, तो उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन समझ लो इसका, कह क्वेश्चन में कि 1857 की क्रांति क्यों असफल हुई। तो सबसे पहले समझ लो 1857 की क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था, कि जो क्रांति थी ना, तो उसमें कोई ना योग्य नेतृत्व उसका नहीं करने वाला था कोई, मतलब सब क्षेत्रीय पैमाने के राजा था, मतलब राज्य सब अलग अलग नेतृत्व कर रहा था, कोई ऐसा राजा नहीं था या ऐसा नेतृत्व करता नहीं था जो उसको लीड कर सके। ठीक है, और दूसरी बात एक और कारण था असफलता के कि इसका तिथि ना 31 मई 1857 तय था, न तो 31 मई 1857, लेकिन यह समय से पहले ही शुरू हो गया और 10 मई को सब शुरू कर दिया। ठीक है, 10 मई को शुरू हुआ, जिसके कारण सबको मतलब पूरा राजा ना एकत्रित नहीं हो सका, मतलब सब मिल के नहीं कर सका। उस समय बहादुर था, जफर था, उसमें वीर कुंवर सिंह था, उसमें रानी लक्ष्मीबाई था, लेकिन सब अलग अपना अपना पॉकेट में आंदोलन कर रहा था, मतलब सब मिल के नहीं किया। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि यह जो क्रांति थी, ठीक है, असफल हो गई, मतलब सफल नहीं हुआ था। और कारण था कि बहुत सारा देसी राजा था ना, मतलब अलग अलग क्षेत्र का राजा था, उन भारतीय राजा के साथ न देकर उस समय अंग्रेज का साथ दिया, उल्टा काम किया, अंग्रेज का साथ दिया तो अंग्रेज पावरफुल हो गया, भारत के राजा से गद्दार कर लिया, बहुत सारा राजा था वो अपना देश से गद्दारी कर लिया, उस समय अंग्रेज के जोड़े मिल गया। इसके अंदर क्या हुआ कि क्रांति जो सफलता नहीं हुआ था, असफल हो गया, सफल नहीं हुआ। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन ना VVI हमेशा पूछता परीक्षा में। ठीक है, तो उपनिवेशवाद माने क्या होता है, उपनिवेशवाद जैसे भारत का भी किसका उपनिवेश था, तो ब्रिटेन का, हम लोग किसका गुलाम थे, अंग्रेज भारत पर शासन किया है। तो उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है, उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि जब एक ताकतवर देश, ठीक है, दूसरे कमजोर देशों पर उपनिवेश करके, ठीक है, उसको गुलाम बनाकर, ठीक है, उसको गुलाम बनाकर, ठीक है,
उनके उनका आर्थिक शोषण करता है, मतलब उनका जो संसाधन को मनमाने ढंग से क्या करता है, शोषण करता है, उसको क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद। समझ गया। तो भारत भी कभी क्या था, उपनिवेश किसका का था, तो ब्रिटेन का। मतलब भारत किसका उपनिवेश था, तो ब्रिटेन का। इसी कारण भारत गुलाम हुआ। ठीक है, समझ गया ना, कि जब एक मजबूत देश, ठीक है, दूसरे कमजोर देशों पर शासन करके उनका आर्थिक शोषण करता है, उसको क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसको क्या कह रहा है, औरंगजेब की राजपूत नीति के विषय में लिखे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। ये क्वेश्चन अब इंपोर्टेंट है, कभी नहीं पूछा, मतलब इससे पहले जितना भी एग्जाम हुआ उसमें तो नहीं पूछा। ठीक है, तो औरंगजेब की राजपूत नीति क्या था, मतलब औरंगजेब की राजपूत नीति क्या था, कि अकबर से बिल्कुल अलग था। जैसे अकबर थोड़ा बहुत ठीक भी था, तो राजपूत सबको मिला कर रखता था, लेकिन औरंगजेब क्या था, दम अजीब टाइप का था। मतलब औरंगजेब क्या था, राजपूत से ईर्ष्या रखता था, जलन रखता था, द्वेष रखता था, असहिष्णुता का भाव रखता था। मतलब किसे वो क्या सोचता था कि हम राजपूत राज्यों पर आक्रमण करके तब उसको मिला है, मतलब वो खाली मार काट वाला दिमाग था उसका। ठीक है, आई क्या था, अकबर का दिमाग क्या था, कुछ संधि करता था, दोस्ती करता था राजपूत सबसे। हालांकि ठीक है, वो भी अकबर भी मतलब अपना जगह ठीक था थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी गलत काम किया। लेकिन औरंगजेब तो साफे क्रूर था। वो क्या करता था कि उसका एक ही काम था, आक्रमण करके अपने राज्य में मिलाना। इसके कारण उसको सफलता नहीं मिला था। अब झगड़ा करेगा कोई तो वो भी ना, अगले अगले वाला भी तो कमजोर नहीं रहेगा, वो भी तोरा पर आक्रमण करेगा, तोरा से युद्ध लड़ेगा। और अकबर क्या करता कि दोस्ती कर लेता था, तो इसी कारण से पूरा उसको भारत पर शासन किया है, कुछ भागों को छोड़कर। लेकिन औरंगजेब क्या किया, हमेशा लड़ने वाला काम किया, इसीलिए ना उसको सफलता मिलवे नहीं किया। हमेशा मेवाड़, मारवाड़, बुलंद, एगो क्या है नाम, मेवाड़, मारवाड़ है, बुंदेलखंड, ठीक है, इस सब राज्यों से हमेशा संघर्ष करता रहा, लेकिन उसको कभी भी सफलता नहीं मिला। किसको नहीं मिला था, औरंगजेब को। समझ गया ना क्वेश्चन। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन देखो इसका, अगला क्वेश्चन देखो इसका, कह रहा है मुगलों के शाही परिवार पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो मुगलों के शाही परिवार, जब मुगल वंश का शासक था उसके सही शाही परिवार के बारे में लिखना है। ठीक ना, तो शाही परिवार को समझने से पहले सबसे पहले हमको हरम को समझना आवश्यक है। हरम, हरम ना, हरम जो शब्द है फारसी से निकला है, जिसका अर्थ होता है पवित्र स्थान, जिसमें कौन रहता था, बादशाह की पत्नियां, उपपत्नियां, बेगम, रिश्तेदार, गुलाम, ये सब रहता था, ये ना रहता था उसमें पवित्र हरम में। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, जो हरम में ना, हरम में ये सब रहता था, उनकी पत्नियां उपपत्नियां। शासक में राजा था, जो राजा था उस समय मुगल वंश का, उसमें बहु विवाह का प्रचलन था। बहु माने बहुत विवाह करता था। ठीक है, तो उसमें ना अंतर रखा जाता था, जैसे कि जो मेन जो रखी थी पत्नी, जिसको अच्छा शादी करता था उसको अच्छा से रखता था, मतलब अच्छा महल देता था उसको। लेकिन जो अन्य रहता था, जैसे उपपत्नियां रहता था, उसमें अंतर रखा जाता, उसको अलग जगह उतना अच्छा महल नहीं दिया जाता था। ठीक है, समझ गया ना। हरम माने होता है पवित्र स्थान, जिसमें बादशाह की पत्नियां सब रहता था। ठीक है, तो होता मुगल के शाही परिवार। और थोड़ा जो राज परिवार का जो महिला होता था वो थोड़ा हाई फाई रहता था, वो अच्छा से रहता था। और दूसरा बेगम रहता था, राजा से इसी शादी कर लेता था, उसमें थोड़ा उसको ठीक ठाक से नहीं रखता था। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन करा इसका कि विरूपाक्ष मंदिर की दो विशेषता बताइए। क्वेश्चन पूछ ले, ये क्वेश्चन नहीं पूछ ले कभी। ठीक है, दिव्या क्वेश्चन है। देखो विरूपाक्ष मंदिर मतलब क्या, विरूपाक्ष मंदिर के जब उसमें विशेषता ना बताना दो, तो उसका पहला विशेषता क्या था, जब उसका स्तंभ, मतलब स्तंभ खंबा होता है, जब उसको स्तंभ को देखने पर क्या पता चलता है, क्या मालूम होता था उसमें, उसमें वनस्पति के चित्र बना, वनस्पति में पेड़ पौधा, ठीक है, चित्र बने हुए हैं, पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, कहा, विरूपाक्ष मंदिर के स्तंभ में। तो इससे क्या पता चलता है, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों उस पर दिया गया हरियाली का प्रतीक, चाहे पशु पक्षियों, कि मनुष्य को, व्यक्तियों को ना, ठीक है, पेड़ पौधे का, पशु पक्षियों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, उन्हें बचाना चाहिए। ठीक है, यह संदेश उसके द्वारा, स्तंभ के द्वारा हमें दिया गया है। समझ गया।